जय हिंद एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है आदित्य और आज की क्लास के अंदर हम अपने प्रीवियस क्लास के चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, जिसके अंदर आज हम फोल्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जितने भी हमारे नए व्यूवर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी एक पूरी कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो कि बेसिकली सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखी गई है उसको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा और आपको इस तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि जब आप बुक पढ़ने जाएं तो बुक आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को। आज के टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अपने प्रीवियस क्लास के टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। इससे होगा क्या कि आज का जो टॉपिक है बेसिकली फोल्डिंग, उसे समझने में हमें थोड़ी आसानी होगी। तो पिछले क्लास में हमने ऐसी फोर्सेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट को अफेक्ट करती हैं, उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। उसके अंदर बेसिकली दो फोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था। पहला था एंडोजेनेटिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स मतलब कि ऐसी फोर्सेज जो कि हमारे धरती के अंदर से आती हैं और हमारे अर्थ के क्रस्ट को किसी न किसी तरीके से प्रभाव डालती हैं। दूसरा था आपका एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी ऐसी फोर्सेज जो कि हमारे जो लैंड है, लैंड सरफेस है, उसके ऊपर से लैंड को प्रभाव डालती हैं, हमारे क्रस्ट को प्रभाव डालती हैं। यानी बाहर से आने वाली फोर्सेज जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट को प्रभाव डालती हैं वो थी बेसिकली, वो सब एक्सोजेनेटिक फोर्स के अंदर आती हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्स जो है इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, क्योंकि बाद में इन्हीं सब फोर्सेज के बारे में या इसके अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में एक अलग अलग चैप्टर आपका करके दे रखा है। तो उसके बारे में हम बेसिकली बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि जो हमारी एंडोजेनेटिक फोर्स यानी जो अंदर से आने वाली फोर्स जो कि हमारे अर्थ को क्रस्ट को प्रभाव डालती हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। पहला था डायस्ट्रॉपिक फोर्स और दूसरा था सडन फोर्सेज। सडन फोर्सेज से आपको नाम से पता चल जा रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसी फोर्स लग रही होगी जिसकी जो रफ्तार होगी, जिसकी एक्ट करने की स्पीड जो होगी वो बहुत ही तेज होगी। जैसे कि आपने अर्थक्वेक महसूस किया होगा अपने लाइफ टाइम में, एक न एक बार जरूर महसूस किया होगा। उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन आपने कहीं देखा होगा, लाइव नहीं देखा बट टीवी में भले ही देखा होगा और नाम भी सुना होगा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं सडन होने वाली चीज़, जैसा कि अर्थक्वेक जो आती है वो लंबे समय तक नहीं आती नहीं रहती है, मतलब लाइक 1 मिनट के लिए आएगी, 2 मिनट के लिए आएगी, ज़्यादा ज़्यादा 3 मिनट 4 मिनट, ठीक है। पर उससे ज़्यादा पूरा लाइक 1 दिन तक पूरी धरती हमारी हिलती नहीं रहती है अर्थक्वेक के प्रभाव से। तो ऐसी फोर्सेज बेसिकली सडन फोर्स के अंदर आती हैं। फिर तो हमारा डायस्ट्रॉपिक फोर्स, जाहिर सी बात अगर सडन फोर्स यानी तेज हुई तो उसका उल्टा डायस्ट्रॉपिक फोर्स होगा, उसके अंदर जो फोर्स लगने वाली रहेगी उसका जो स्पीड होगा वो बहुत ही धीरे होगा। ये जो फोर्सेज होती हैं वो बहुत ही धीरे एक्ट करती हैं। फिर इसके अंदर बेसिकली डायस्ट्रॉपिक फोर्स के अंदर दो तरह के इसको डिवीजन कर रखा गया था। पहला था एपेरियोजेनेटिक फोर्स और दूसरा था आपका ओरोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। ओरोजेनेटिक फोर्स यानी हॉरिजॉन्टल वे में जितने भी हमारे फोर्सेज लगती हैं वो सब आपकी ओरोजेनेटिक फोर्सेज में आ जाती हैं। उसके बाद एपेरियोजेनेटिक फोर्स में जितनी भी हमारी वर्टिकल वे में जितने भी फोर्सेज हमारी लगती हैं जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट को प्रभाव डालती हैं वो सब हमारी किसके अंदर आ जाती हैं, एपेरियोजेनेटिक फोर्सेज के अंदर आती हैं। अब जाहिर सी बात है जब वर्टिकल वे में हमारी कोई फोर्स लगेगी तो उसके अंदर जो मूवमेंट होगा अर्थ क्रस्ट पे वो दो ही तरह का हो सकता है, या तो उसका अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा। तो वहीं उसी के आधार पर इसको दो तरीके में रखा गया था, एक अपवर्ड मूवमेंट और था आपका डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर हम हॉरिजॉन्टल वे में फोर्सेज की एक्ट करने की बात करें तो उसके द्वारा जो मूवमेंट जनरेट होगा वो भी दो तरह का होगा, या तो आपका इस तरह से मूवमेंट होगा या तो आपका इस तरह से मूवमेंट होगा। तो उसी के आधार पे इनको दो पार्ट में रखा गया। पहला था आपका टेंशनल फोर्स और दूसरा था आपका कंप्रेशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स यानी ऐसी फोर्सेज जिनके कारण जो मूवमेंट जनरेट होगा, या कह सकते हैं ऐसी फोर्सेज जो कि बेसिकली एक दूसरे से दूर जाने का काम करती हैं, ठीक है, वो सब बेसिकली आपकी टेंशनल फोर्स में आ जाती है। कंप्रेशनल फोर्स यहाँ से आपको नाम से पता चला, कंप्रेस मतलब दबाने, यानी ऐसी फोर्सेज जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट यानी एक फेस टू फेस एक्ट करती हैं, वो सब फोर्सेज आपकी बेसिकली कंप्रेशनल फोर्स के अंदर आती हैं। अब इसके बाद अगर मान लीजिए 1 मिनट, ये कोई पेज हो गया हमारा, ठीक है।
इसको आप क्या समझ लिए, एक प्लेट समझ लीजिए। प्लेट टेक्टोनिक के अंदर जो प्लेट के बारे में पढ़ा था वो प्लेट समझ लीजिएगा, ठीक है। ये खाना खाने वाली प्लेट इसको ना समझिएगा। तो मान लीजिए इसको प्लेट समझ लिए, तो अगर इसके ऊपर हमारी बेसिकली कौन सी फोर्स लगेगी, और हमारे इसके ऊपर टेंशनल फोर्स लगाएंगे जो क्या करती है, दूर जाने का काम करती है। तो क्या होगा, जब इस पेज को हम खींचेंगे तो क्या होगा, पेज फट जाएगा। क्या होगा, बीच में फटेगा यानी फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उसी के आधार पर टेंशनल फोर्स के बेसिकली उसको क्रिस्टल फ्रैक्चर में रखा गया। और वहीं अगर इस पेज को हम दबाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर बेंडिंग की प्रक्रियाएं होगी। तो इसी के आधार पर कंप्रेशनल फोर्स के अंदर हमें क्रिस्टल बेंडिंग देखने को मिलता है। फिर क्रिस्टल फ्रैक्चर के आधार पर इसको दो पार्ट में इसको रखा गया। फ्रैक्चर होगा तो जाहिर सी बात है क्रैक उसके अंदर पड़ेगी, प्लेट के अंदर या पेज के अंदर क्या बोलते हैं, क्रैक पड़ेगी। उसके बाद इसके अंदर फॉल्टिंग प्रक्रियाएं होती हैं। फॉल्टिंग क्या होता है, ये बेसिकली हम अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक जो है हमारा फोल्डिंग के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद वहीं क्रिस्टल बेल्डिंग की हम बात करें तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, या तो वार्पिंग होगा या तो आपका फोल्डिंग होगा। वार्पिंग बेसिकली उसके अंदर दो चीज़ें हो सकती है। वार्पिंग के अंदर मान लीजिए हमने इसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगाया, कंप्रेशनल फोर्स लगाई, तो पेज के साथ क्या होगा, या तो ये पूरी तरफ से ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, या तो पूरी तरफ से या नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपका वार्पिंग के अंदर आते हैं। वहीं यहाँ पे लिख भी रखा है अप वार्पिंग और डाउन वार्पिंग, ठीक है। लेकिन फोल्डिंग के अंदर ये होता है कि जब कंप्रेशनल फोर्स लगती है तो जो बेंड होने की प्रक्रिया, बेंड इसमें भी होता है, लेकिन जो बेंडिंग होती है वो कई वेव की फॉर्म में हो जाती है। यानी कई जगह से, इसको मैं वेव की फॉर्म में तो आपको नहीं दिखा सकता, यानी समझ लीजिए एक तरफ से फिर यहाँ पे बेंड होती है, लाइक इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है हमारे इसका। तो बस यही था प्रीवियस क्लास के अंदर। अब हम बात करते हैं आज के बेसिकली फोल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है वो क्या है, कई अलग अलग लिथोस्फेरिक प्लेट में डिवाइडेड है या अलग बनी हुई है। और वो क्या प्लेट्स जो होती हैं कॉन्स्टेंटली मोशन में होती हैं। तो होता क्या है, जब ये दो कॉन्टिनेंट आपस में कोलाइड करती हैं या भिड़ती हैं तो उनके बीच में जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, बेसिकली कॉन्टिनेंट मार्जिन्स के जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, कह सकते हैं कि इस पेज को अगर हम फाड़ दें और फिर इसको अगर हम जोड़ने का क्या करें, इसके ऊपर कंप्रेशनल फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, इसके बीच में जो चीज़ें होंगी, इसी पेज के ना लेके एग्जांपल हम किसी मोटी चीज़ का लें, उसको जब दबाएंगे तो बीच की जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, दबना शुरू हो जाएंगी। तो वही सेडिमेंट्री रॉक के साथ होता है। और उस पर क्या जो फोर्स उसके ऊपर लगेगी उसी बेसिकली क्या कहा जाता है, कंप्रेशनल फोर्स लगा जाता है। तो जब वेव्स लाइक बेंड फॉर्म हो जाते हैं हमारे क्रिस्टल रॉक में ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, जो कि बेसिकली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण कॉज होता है, जो कि एंडोजेनेटिक फोर्स के अंदर आती हैं, उन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। उन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है, फोल्ड कहा जाता है, ठीक है। लाइक आप इसमें देख सकते हो कि हमारी एक बेड रॉक हो गई, कह सकते हैं एक प्लेट हो गई। तो जब इसके ऊपर दोनों तरफ से क्या होगा, जब फोर्स कंप्रेशनल फोर्स लगा तो जो रॉक रही वो इस तरह से जब बेंड हो गई तो उसे बेसिकली क्या कहा गया, फोल्डिंग कहा गया। क्या कहा गया, फोल्डिंग कहा गया। ऑलराइट, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, ये बेसिकली हमारी जो रॉक है ये क्या हो गई, जिसमें बेसिकली लाइक वेव टाइप की क्या हो गई, आपकी स्ट्रक्चर एक जनरेट हो गई, ठीक है। तो जो हमारी जो ये फोल्डिंग होती है, ये इसका जो साइज और शेप होता है वो कई वेरियस फैक्टर पे क्या होता है, डिपेंड होता है। क्या होता है, कई वेरियस फैक्टर पे डिपेंड होता है, जैसे कि रॉक के नेचर पे, ठीक है, फिर उसकी इंटेंसिटी पे, यानी रॉक कितनी मजबूत है, उसके बाद जो कंप्रेसिव फोर्स का डायरेक्शन होगा उसके आधार पे, प्लस उसकी इंटेंसिटी के आधार पर, और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर जो फोल्डिंग की साइज और शेप होती हैं वो डिपेंड करती हैं। कई जगह आपकी जो फोल्डिंग होती है वो 5 सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि वी कुड फाइंड लार्ज स्केल फोल्डिंग स्ट्रक्चर इन द माउंटेन ऑफ अपलांचीन, और हिमालय के अंदर हम इस तरह की प्रक्रियाएं देख सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम आगे बढ़े तो अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फोल्डिंग की। तो जब ये यहाँ पे फोल्डिंग होगी तो फिर बाद में लोगों ने इसका जो भी पार्ट था उसको अलग अलग नाम दिया गया। यानी जब ये ऊपर मुड़ेगी तो उस एरिया का कहा जाएगा, इस जो एरिया को क्या कहा जाएगा, ये सब चीज़ों को बेसिकली अलग अलग नाम दिया गया। अब उन्हीं नामों के बारे में हम एक एक करके पढ़ते आइए। सबसे पहले आता है आपका एंटीक्लाइन। यानी कि एंटीक्लाइन बेसिकली जब हमारा मान लीजिए ये क्या हुई, ये हमारी कोई फोल्डिंग प्रक्रिया हो गई,
तो जो हमारा ये वाला एरिया होता है ना, वैसे इसी को एंटीक्लाइन करते हैं, यानी जब हमारी रॉक का जो ऊपर मुड़ी ऊपर हो जाती है उस वाले एरिया को एंटीक्लाइन कहते हैं। यानी कि द अपफोल्डेड रॉक स्ट्रेटा इन आर्क लाइक फॉर्म आर कॉल्ड एंटीक्लाइन। अब बेसिकली यहाँ स्ट्रेटा का मतलब ये होता है कि अ लेयर और सीरीज ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक इन द ग्राउंड। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो रॉक होती हैं, पत्थर या बड़ी बड़ी जो पहाड़ें होती हैं, वो बेसिकली एक सेडिमेंट मटेरियल से नहीं बनी होती हैं, वो कई अलग अलग सेडिमेंट मटेरियल से बन जाती हैं और वो क्या होती हैं, एक लेयर में डिवाइड हो जाती हैं। तो उन्हें बेसिकली स्ट्रेटा कहा जाता है। यानी एक लेयर या कई सीरीज ऑफ लेयर को मिला के बेसिकली स्ट्रेटा कहा जाता है। तो बेसिकली जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, तो यही दे रखा है कि द अपफोल्डेड रॉक स्ट्रेटा इन आर्क लाइक फॉर्म आर कॉल्ड एंटीक्लाइन्स। ठीक है। द इनिशियल लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विथ एन एंटीक्लाइन इज राउंडेड माउंटेन रीज। ये यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद आता है आपका सिंक्लाइन। तो अगर हम ऊपर वाले पार्ट को एंटीक्लाइन कहेंगे तो नीचे वाले पार्ट को अभी तो कुछ नाम देना पड़ेगा। तो नीचे वाले पार्ट को बेसिकली क्या कहा जाता है, इस वाले पार्ट को बेसिकली सिंक्लाइन कहा जाता है। यानी द डाउन फोल्डेड स्ट्रक्चर फॉर्मिंग ट्रफ लाइक फीचर इज कॉल्ड सिंक्लाइन। और अगर आपने थोड़ी मोड़ी ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी, आपको नॉलेज होगा, तो आपको पता होगा जब इस तरह की शेप कहीं हमारे धरती पाई जाती है तो उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, उससे क्या, अगर इस तरह का शेप अगर बनेगा फोल्डिंग के अंदर तो उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, द लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद सिंक्लाइन इज एन ओपन वैली। ठीक है, उससे बेसिकली वैली की शेप में आ जाता है। और वहीं अगर एंटीक्लाइन बनता है तो उसे बेसिकली माउंटेन की शेप में आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है लिम्स। यानी कि बेसिकली हमने ये पार्ट देख लिया इसका, उसके बाद हमने ये पार्ट देख लिया। अब हम बात करेंगे बेसिकली यहाँ, एक मिनट, हाँ, हम बात करेंगे इस वाले एरिया की, इसकी इस वाले चीज़ की। तो इन्हें बेसिकली लिम्स कहा जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते होंगे कि लिम्ब बेसिकली द टू साइड्स और आर्म्स ऑफ फोल्ड आर कॉल्ड लिम्ब। यानी कि मान लीजिए ये हमारा क्या हुआ, कहीं पे फोल्डिंग हुई, तो बेसिकली इस चीज़ को, यानी कि एक मिनट, यानी कि बेसिकली इस चीज़ को क्या कहा जाता है, लिम्स कहा जाता है। ठीक है। इस पूरे को मिला के एंटीक्लाइन कहा जाता है, फिर इस पूरे को मिला के सिंक्लाइन कहा जाता है, और फिर इसकी जो एक ढलान होती है उसे बेसिकली लिम्स कहा जाता है। ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में देख भी सकते होंगे, ये हमारी फोल्डिंग हुई, इसको बेसिकली एंटीक्लाइन कहा गया, इसको सिंक्लाइन कहा गया, फिर इसको एंटीक्लाइन। ठीक है। और इसकी जो फोल्ड आर्म हो गई बेसिकली कह सकते हैं, उसे बेसिकली कहा गया, क्या कहा गया, लिम्ब कहा गया उसके। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी क्रेस्ट और टप। तो जो फोल्डिंग का जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसे बेसिकली क्रेस्ट कहा जाता है। और जो फोल्डिंग सबसे निचला पॉइंट होता है उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, ट्रप कहा जाता है। यानी द क्रेस्ट ऑफ द फोल्ड रिप्रेजेंट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फोल्ड सरफेस वेयर एज द ट्रप इज द लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सियल प्लेन की या एक्सिस ऑफ फोल्ड की। तो बेसिकली देखिए, जैसा कि हमने देखा कि ये हमारी क्या हुई, ये हमारी बेसिकली फोल्डिंग हुई यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है ये हमारी एक लिम्ब हो गई, ये हमारी एक लिंग हो गई। तो ये लिम्ब जो है जहाँ पे मिल के एक एंगल का फॉर्मेशन करती हैं, उसी एंगल को अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से, कह सकते हैं एक इमेजिनरी प्लेन से उसको अगर बाइसेक्ट कर दें, यहाँ प्लेन का मतलब हवाई जहाज़ वाले प्लेन की हम बात नहीं करते हैं, जो आपने मैथमेटिक्स के अंदर प्लेन पढ़ा होगा ना, उस प्लेन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर उस एंगल को हम बाइसेक्ट कर दें बीच में से, तो उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, एक्सियल प्लेन कहा जाता है। और वो सरफेस पे जहाँ पे ये आती है, वही प्लेन जब सरफेस पे लाइन एक बनाएगी तो उसे बेसिकली एक्सिस ऑफ फोल्ड कहा जाता है। यानी कि एक मिनट, हाँ, यानी कि द प्लेन विच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू लिम्स ऑफ एंटीक्लाइन। ये एंटीक्लाइन के बीच के लिम्स का जो एंगल बाइसेक्ट करे, या सिंक्लाइन के बीच में जो लिम्ब आएंगी उनको एंगल को बाइसेक्ट करे, उसे बेसिकली एक्सिस ऑफ फोल्ड या एक्सियल प्लेन कहा जाता है। ठीक है। इसमें आप देख भी सकते होगे, अगर से, ठीक है, यहाँ पे आप एक हमारी ये हो गई, फिर अगर सिंक्लाइन के अंदर दो लिम्ब के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है। बाइसेक्ट मतलब दोनों को इक्वली एंगल को डिवाइड करना। ठीक है। बाइसेक्ट मतलब यही होता है, अगर आपने थोड़ी मोड़ी मैथ पढ़ रखी होगी तो आपको बाइसेक्ट का मतलब मालूम चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी एंटीक्लिनोरियम। तो होता क्या है, कई बार इसको मैं आपको, एक मिनट, ठीक है, इसी में मैं समझाता हूँ आपको। तो होता क्या है, लाइक कई बार मान लीजिए ये हमारी क्या हुई,
एक नॉर्मल फोल्डिंग स्ट्रक्चर हो गई। तो कई बार होता क्या है कि हमने मान लीजिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर को और जूम करके और बड़ा करके देखा, तो हमने ये पाया कि उसके अंदर भी एक माइनर शेप में, उसी एंटीक्लाइन के अंदर माइनर शेप में कई जगह आपके एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन रखे हैं, ठीक है। तो उन्हें जब ऐसी स्ट्रक्चर आपकी कहीं फॉर्म होती है फोल्डिंग के अंदर, तो उसे बेसिकली एंटीक्लोनोरियम बोला जाता है। यानी एंटीक्लाइन के अंदर माइनर में आपकी सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन जब स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, उसे बेसिकली एंटीक्लोनोरियम कहा जाता है। यानी कि एंटीक्लोनोरियम, यहाँ पे स्पेलिंग आपकी गलत है, सही कर लेना, रिफर्स टू दोज फोल्डेड स्ट्रक्चर एंड वेयर देयर आर सीरीज ऑफ माइनर एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन विथ वन एक्सटेंसिव एंटीक्लाइन, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिव फोर्स डू नॉट वर्क रेगुलरली। अब इसके पीछे सवाल आता है, लाइक हमने ये देख लिया फोल्डिंग जो होता है, नॉर्मल फोल्डिंग के कब फॉर्म होता है, जब आपको उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगती है। लेकिन जब ये कंप्रेसिव फोर्स रेगुलरली उस फोल्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं लगती, यानी मान लीजिए पहले इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगा, क्या हुआ, फोल्डिंग फॉर्मेशन हो गई, वो जो फोर्स था वो आपका वहीं रुक गया, उसके बाद फोर्स वहाँ से काम करना बंद कर दिया। फिर कुछ समय बाद और ज़्यादा इंटेंसिटी या कम इंटेंसिटी के साथ, यानी वो फोर्स लगी, फिर बंद हो गया, फिर वो कुछ समय बाद और इंटेंसिटी या कम इंटेंसिटी के साथ फोर्स लगी, तो उसी के कारण ये बेसिकली हमारी एंटीक्लोनोरियम बनती है। कॉन्सिक्वेंटली ड्यू टू डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ कंप्रेसिव फोर्स सच स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड। सच टाइप ऑफ फोल्ड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड फैन फोल्ड। इन्हीं टाइप स्ट्रक्चर को बेसिकली फैन फोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और वही सिंक्लिनोरियम में उसका उल्टा हो जाएगा। जब सिंक्लाइन के अंदर आपकी इसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई, कई छोटे छोटे आपके एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बन जाएंगे, तो उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, सिंक्लिनोरियम कहा जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते होगे। आई होप यहाँ तक आपको जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिप की। तो डिप बेसिकली द इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टर्म्ड एज डिप। यानी कि मान लीजिए ये हमारी क्या हुई, फोल्डिंग बनी, ठीक है। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, आपको पहले झुकाव होता है, इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव होता है। यानी कि द इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड, यानी रॉक बेड का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। मान लीजिए हमने एक इमेजिनी हमें कहा गया कि आप कोई पहाड़ है, फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, उसका क्या करिए, आप उसका डिप पता करिए। तो हमने क्या किया, हमने तो मान लीजिए एक तरीका हो गया कि ये जहाँ से उठा होगा पहाड़, ठीक है, या कोई स्ट्रक्चर जहाँ से रॉक आपके उठे हुए, वहाँ में हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिनिंग कर लिया। फिर हमने बीच में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिन की और उसमें जो एंगल का आपका फॉर्मेशन हुआ उसके बीच को सी हमने बेसिकली क्या कहा, डिप कहा गया, ठीक है। यानी उसे बेसिकली डिप कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको कहीं से भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही पोजीशन पर है, ठीक है। इट इज एविडेंट दैट वी डिराइव टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिप। डिप के अंदर बेसिकली हम दो चीज़ें का मालूम हमें पता चलता है। पहला होता है कि जो मैक्सिमम स्लोप होता है, यानी जो स्लोप आपको बना रहता है उसका डायरेक्शन किस तरफ है वो हमें पता लगता है। और दूसरा होता है, और डायरेक्शन जो होता है ये बेसिकली इसको हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के जरिए दर्शाते हैं। और दूसरा होता है आपका द एंगल बिटवीन द मैक्सिमम स्लोप एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जैसा कि मैंने बताया था। पहला तो हो गया हमने ये इसका क्या किया, डायरेक्शन देखा स्लोप का किस साइड जाता है, और दूसरा हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिन किया। उसके बाद इनके बीच का जो एंगल बना उसी को बेसिकली हमने इमेजिन किया। तो साथ लेके अगर हम पढ़ते हैं और इसका जो डायरेक्शन है डिप का वो बेसिकली मेजर किया जाता है। कैसे, मैंने बताया सभी आपको ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ या मान के इनका मेजर किया जाता है। और जो एंगल होता है वो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आती है जिसका नाम है क्लाइनोमीटर, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट आती है जिसका नाम है क्या है, क्लाइनोमीटर। तो उसे ही बेसिकली उसके आधार पे हम उसका एंगल फॉर्म करते हैं। यानी अगर इसका एग्जांपल लें कि मान लीजिए कोई हमारी रॉक ब्लेड है, वो इंक्लाइन है कितने डिग्री, अब कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, और उसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन का डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, तो हमें कहा गया भैया इसका डिप निकालिए। तो हमें यह एंगल पता चल गया, हमें इसका डायरेक्शन पता चल गया, तो इसका डिप बेसिकली क्या होगा, 60 डिग्री नॉर्थ इसके डिप हो जाएगी, ठीक है। और वहीं जो उसके बाद आती है आपकी स्ट्राइक। स्ट्राइक बेसिकली होती ये है, द स्ट्राइक ऑफ एन इंक्लाइन बेस्ड इज द डायरेक्शन ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग अ बेडिंग प्लेन। यानी अगर हम मान लीजिए ये फोल्डिंग हुई
हमें क्या क्या है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाइए, तो उसका जो ऊपर वाला एरिया हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो डायरेक्शन होता है उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, आपका स्ट्राइक कहा जाता है। डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन होता है डिप का, वो हमेशा स्ट्राइक के 90 डिग्री एंगल पे ही फॉर्म होता है। मान लीजिए हमारी स्ट्राइक हो कोई, और ये हमारी क्या हुई, डिप की डायरेक्शन हुई, तो ये क्या हुआ, ये हमेशा 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही रहते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये हमारी क्या हुई, एक चट्टान हो गई जो बेसिकली इस ढलान पे बनी हुई थी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन एक क्या किया, ड्रॉ किया। ठीक है, हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ किया इमेजिनरीली। अब उसको नापने का तरीका मैंने बताया था ना, क्लाइनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होती है, उसके आधार से नापा जाता है। उसके बाद हमने ये पाया कि उसकी जो एंगल थी वो क्या थी, 20 डिग्री। उसके बाद जो डायरेक्शन था आपका ड्रिप का, इसको बेसिकली इस तरह से कि शो किया जाता है कि एंगल उसका 20 डिग्री हो गया। डिप की डायरेक्शन क्या हुई, आपका डाउन हिल हुई, यानी इस तरह से आपकी डिप की डायरेक्शन हुई। और हमने जो ओरिजेंटल लाइन की डायरेक्शन थी, क्या कहा था अभी मैंने, उसे स्ट्राइक कहा जाता है। तो यानी स्ट्राइक और डिप को अगर उसको बेसिकली इस तरह से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते होगे। ठीक है, आई होप आपको डिप और स्ट्राइक जो यहाँ से क्लियर हुई होंगी। एक बार आप बुक से अपने पढ़ कर खुद से समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें जो हैं ज़्यादातर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैंने कई और भी यूट्यूब लेक्चर्स में देखी, ये लोग जो हैं इन डिप और स्ट्राइक वाली जो टॉपिक है इसको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है जब तक आप इसको खुद से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ तक आपके बेसिकली जितने भी हमारे पार्ट थे वो सब हमने पढ़ चुका। अब हम बात करते हैं बेसिकली फोल्ड के किस तरह कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो मेजर के तौर पे अगर बात करें तो इनका क्या बोलते हैं, लिम्ब के बेसिकली 5 टाइप होते हैं, यानी बेस्ड ऑन द इनके इंक्लिनेशन के आधार पर, यानी लिम्ब्स के जो इंक्लिनेशन होता है, झुकाव के आधार पर इनको 5 मेजर में रखा गया है। पर उसके अलावा भी कई तरह की फोल्ड होती हैं, उसको हम एक एक करके अभी देखेंगे। 5 मेजर जो होती हैं आपकी ऊपर वाली 5 मेजर होती हैं, इसके बाद ये सब उतनी मेजर से फोल्ड नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड यानी आर सिंपल फोल्ड इन विच द एक्सियल प्लेन जो होता है, एक्सियल प्लेन मैंने बताया था ना कि मान लीजिए ये हमारी क्या हुई, फोल्डिंग हुई। एक्सियल प्लेन क्या होगा, यानी एक्सियल प्लेन वो होगा कि जो दो लिम्ब के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती, बाइसेक्ट का मतलब इक्वली एंगल को डिवाइड करना। ठीक है, उसे बेसिकली एक्सियल प्लेन होता है। तो सिमेट्रिकल फोल्ड में होता क्या है कि जो आपका एक्सियल प्लेन होता है वो बेसिकली वर्टिकल होता है, और जो बोथ लिम्ब होते हैं वो बेसिकली यूनिफॉर्मली इंक्लाइन होते हैं, यानी दोनों की साइज जो होती है वो बेसिकली सेम होती। और जो आपका इंक्लिनेशन क्या बोलते हैं, वो एक्सियल प्लेन अगर हम उसका निकालने का प्रयास करते हैं तो बेसिकली आपकी वर्टिकल आती है, जैसा कि आप इसमें देख सकते होगे। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी एसिमेट्रिकल फोर्स। एसिमेट्रिकल फोर्स में बेसिकली दीज आर द फोल्ड वेयर द एक्सियल प्लेन जो होती है वो वर्टिकल ना होकर थोड़ी सी इंक्लाइन होती है, और जो उसका एक लिम्ब होता है वो रिलेटिवली लॉन्गर होता है बजाय दूसरी वाली लिम्ब के। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए ये हमारी हो गई पहले लिम्ब, उसके बाद ये हमारी इस तरह से लिम्ब हो गई, ये आपकी फोल्डिंग हुई। ठीक है, ये यहाँ से बेसिकली आ रही है। तो इसमें हम देख क्या रहे हैं, क्या एक मिनट, इसमें हम देख क्या रहे हैं कि इसकी जो एक लिम्ब है ना वो क्या है, दूसरी लिम्ब के बजाय बहुत ही लंबी है। और अगर इसकी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी निकालने का प्रयास करें तो हम दिखेंगे कि इसकी हॉरिजॉन्टल जो प्लेन अगर बीच से एंगल बाइसेक्ट करने का प्रयास करें तो ये देखेंगे कि क्या होगा, ये थोड़ी सी इंक्लाइन हो जाएगी, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक लिम्ब है वो इस वाले लिम्ब से थोड़ी सी बड़ी है। उसके बाद आती है हमारी मोनोक्लाइनर फोल्ड। मोनोक्लाइनर फोल्ड में होता क्या है कि एक जो लिम्ब होती है वो तो आपकी इंक्लाइन होती है, मतलब मॉडरेटली इंक्लाइन होती है, पर जो दूसरा उसका जो लिम्ब होता है उसका जो स्लोप होता है वो नियरली आपकी राइट एंगल पे इंक्लाइन होती है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं वर्टिकल होती है, यानी कुछ इस तरह से इसको यानी कि मान लीजिए ये आपकी फोल्डिंग बनी। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल एक पहली लिम्ब क्या है, नॉर्मल किसी भी स्लोप पे आपकी मॉडरेटली इंक्लाइन होती है, पर दूसरी जो इसकी होती है वो लगभग देखें तो एक तरह से वर्टिकल इंक्लाइन होती है। क्या होती है, वर्टिकल, और 90 डिग्री बनाती है दूसरी लिम्ब जो होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो
कि लगभग ये क्या है आपकी 90 डिग्री बना रही है, पूरी तरह से 90 डिग्री नहीं बनाती, ठीक है, नियरली दे रखा है वहाँ पे 90 डिग्री बनाती है। तो बेसिकली आपकी होती है मोनोक्लाइनल फोल्ड। फिर चौथी आती है आपकी, एक बार इसको पढ़ भी लेते हैं हम। उसके बाद देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द लिम्ब विच गिव बर्थ टू द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड। इसमें मोनोक्लाइनल फोल्ड में क्या होता है कि जो लिम्ब होते हैं दोनों का, उनका टूटने का भी चांस रहता है, ठीक है। इट इज़ अ पॉइंट दैट मोनोक्लाइनल फोर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं ड्यू टू अनइक्वल हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिव फोर्स कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड। यानी कि इसको इस तरह से समझाने का प्रयास करूँ। कहाँ गया, अरे भैया, हाँ, मान लीजिए पहले सबसे पहले हमारा क्या बना, हमने पढ़ा सिमेट्रिकल फोल्ड, यानी इसमें मान लीजिए दोनों तरफ जो कंप्रेसिव फोर्स लगी होगी वो इक्वल लगी होगी। फिर दूसरे में हमने ये देखा कि एक तरफ से जो कंप्रेसिव फोर्स लग रही है वो तो लाइक नॉर्मल, पर दूसरी तरफ से जो फोर्स लग रही है वो पिछले वाले फोर्स से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो क्या हुआ, थोड़ी सी इधर झुकी। फिर और जब फोर्स जो था एक तरफ से और ज़्यादा लगा तो थोड़ी सी और झुकी, वो था। फिर आपसे उसके क्या हुआ, उससे आपका मोनोक्लाइनल फोल्ड फॉर्म हुआ। फिर जो फोर्स था वो एक तरफ से और थोड़ा ज़्यादा लगा तो थोड़ी सी और झुकी, उससे क्या हुआ, हमारा बेसिकली आइसोक्लाइनल फोल्ड फॉर्म हुआ। और जब फोर्स जो था उसकी बहुत ही ज़्यादा लगी तो क्या हुआ, दोनों वर्टिकल हो गई और पैरेलल हो गई, तो उससे क्या हुआ, आपका रिकम्बेंट फोल्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। आइसोक्लाइनल फोल्ड की अभी मैंने बताया कि आइसोक्लाइनल फोल्ड आर फॉर्म्ड व्हेन द कंप्रेसिव फोर्स आर सो स्ट्रांग दैट बोथ द लिम्ब ऑफ द फोल्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं पर हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आइसोक्लाइनल फोल्ड और रिकम्बेंट फोल्ड, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर डिफरेंस भी बता दूंगा। इसको आप समझ गए होंगे कि आइसोक्लाइनल फोल्ड में क्या होता है कि जो दोनों लिम्ब होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म हो जाते हैं पर हॉरिजॉन्टल नहीं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमने ये देखा कि आइसोक्लाइनल फोर्स में मान लीजिए हमारी एक माउंटेन है, इसके जो फोल्ड हमने देखा, तो हमने ये देखा कि इसकी जो लिम्ब फॉर्म होती है वो क्या होती है, बेसिकली पैरेलल होती हैं, पर ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं होती। पर रिकम्बेंट फोल्ड में ये होता है कि जो लिम्ब होती हैं वो आपकी पैरेलल भी होती हैं एज वेल एज हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, ठीक है। यानी इनका बेसिकली इस तरह से कुछ फॉर्मेशन होता है, लाइक ये पैरेलल भी होती हैं और ये बेसिकली क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें जो होंगी क्लियर हुई होंगी। उसके बाद हम आते हैं अपना ओवरटर्न्ड फोल्ड में। ओवरटर्न्ड फोल्ड में ये होता है कि इसमें जो एक लिम्ब होती है वो क्या करती है, दूसरे फोल्ड की जो लिम्ब होती है उसके ऊपर थ्रस्ट कर जाती है, पर इनका जो एंगल होता है बट एट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये भी रिकम्बेंट फोल्ड की तरह होती है, पर ना ही ये हॉरिजॉन्टल होती हैं और ना ही ये पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ हमने देखा कि सेम होती हैं पर इनका थोड़ा अलग अलग होता है। आइसोक्लाइनल में क्या होता है कि पैरेलल होती हैं पर हॉरिजॉन्टल नहीं होती हैं, ठीक। उसके बाद रिकम्बेंट फोल्ड में ये क्या होती हैं, ये पैरेलल होती हैं पर यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर आती हैं। देखिए आइसोक्लाइनल में तो नहीं आती, पर रिकम्बेंट फोल्ड में दोनों फोल्ड एक दूसरे के ऊपर आ गई ना, पर ये जो क्या होती हैं, दोनों क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और हॉरिजॉन्टल भी होती हैं। पर वहीं अगर ओवरटर्न्ड फोल्ड की बात करें तो ये भी एक दूसरे के ऊपर थ्रस्ट कर जाती हैं, पर इनका जो एंगल होता है वो अलग अलग, यानी एक मान लीजिए यानी ये पैरेलल नहीं होती हैं। इस तरह से समझने का प्रयास करें। उसके बाद आती है हमारी प्लंज फोल्ड। प्लंज फोल्ड आर फॉर्म्ड व्हेन द एक्सिस ऑफ फोल्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन बिकम टिल्टेड एंड फॉर्म प्लंज एंगल। तो इसमें क्या होता है, लाइक अभी तक हम सारे क्लासेस में ये देख रहे थे कि जितने भी हमारी जो फॉर्म हो रही थी फोल्ड, उनमें क्या क्यों फॉर्म हो रही थी, वो बेसिकली लिम्ब के अलग अलग इंक्लाइनेशन की वजह से जो अलग अलग फोल्ड फॉर्म हो रही थी। पर प्लंज फोल्ड में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो प्लेन होता है, यानी कि जो एक्सिस प्लेन हम ये वाला एरिया बनाते हैं, ये आपको हॉरिजॉन्टल ना होके इसकी एंगल यहाँ पे चेंज हो जाती है, यानी वो इस तरह से आपकी कुछ फोल्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इसको अगर 3D में समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो वही यहाँ दे रखा है, यानी कि प्लंज फोल्ड और फॉर्म जब एक्सिस ऑफ फोल्ड जो होता है इंस्टेड ऑफ बीइंग पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल पोल बिकम टिल्टेड एंड फॉर्म प्लंज एंगल विच इज द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड दी हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑलराइट। उसके बाद आती है आपकी ओपन फोल्ड। ओपन फोल्ड बेसिकली ऐसी फोल्ड होती हैं जिसमें जो दो लिम्ब के बीच का एंगल होता है वो बेसिकली 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री के बीच में होता है, यानी ऑप्टिक्स एंगल वो बेसिकली फॉर्म करते हैं।
और इनके अंदर जो रॉक बेड की यानी रॉक बेड मैंने बताया था, स्ट्रेटा जो मैंने बताया था उसे बेसिकली रॉक बेड मान लीजिए। जो रॉक बेड की जो सेम थिकनेस यानी जैसे मैंने बताया था कि जब भी कोई रॉक बड़ी चट्टानें फॉर्म होती हैं, इनके अंदर जो सेडिमेंट अलग अलग लेयर्स में वो फॉर्म होती हैं, अलग अलग सेडिमेंट्री पार्टिकल से वो मिक्स होकर बनती हैं। तो जो अलग अलग इसमें सेडिमेंट्री का थिकनेस होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, सेम होता है ओपन फोल्ड के अंदर। और जो एंगल होता है दो लिम्स के बीच का, वो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते होंगे। उसके बाद आती है हमारी क्लोज फोल्ड। क्लोज फोल्ड में ऐसी फोल्ड जिसमें दो लिंक के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, ठीक है, जिसे बेसिकली हमें एक्यूट एंगल कहते हैं। और इसमें जो रॉक बेड होती हैं वो क्या होती है, थिनर होती हैं लिम्स पे, और जो क्या होती हैं क्रेस्ट पे और ट्रफ पे क्या होती हैं, वो क्या होती हैं बेसिकली थिकर होती हैं, ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते होंगे कि जो लिम्स हैं, लिम्स पे क्या होती हैं, ये थिनर होती हैं, ठीक है, लिम्स पे यह बेसिकली थिनर होती हैं। और क्रेस्ट पार्ट पे और ये ट्रफ पार्ट पे क्या होती हैं, बेसिकली थिकर होती हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं बेसिकली क्लास के लास्ट टॉपिक पे, जिससे आता है नैपेज। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बोथ द रिकम्बेंट फोल्ड की जो लिम्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और हॉरिजॉन्टल भी होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल भी होती हैं और हॉरिजॉन्टल भी होती हैं। पर होता क्या है कि मान लीजिए कंप्रेसिव फोर्स लगा, पर कई बार होता क्या है, जो कंप्रेसिव फोर्स होता है वो और भी ज़्यादा तेज लग जाता है, यानी उसकी जो लगने की जो बल होता है वो और भी बढ़ जाता है, फोर्स और भी बढ़ जाता है। तो उससे होता क्या है, जो ऊपर वाली लिम्ब होती है ना, मान लीजिए इसको, हाँ मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक रिकम्बेंट फोल्ड बेसिकली फॉर्म हो जिसमें पैरेलल हॉरिजॉन्टल होती है ये, ठीक है। पर और मान लीजिए इसके बाद फॉर्म हो गई रिकम्बेंट फोल्ड, फिर उसके बाद हुआ ये कि जो कंप्रेसिव फोर्स थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके हुआ क्या कि जो ऊपर वाली ये लिम्ब थी ना, ये बेसिकली खिसक के आगे की तरफ चली जाती। क्या होती है, जो ऊपर वाली लिम्ब होती है, ये वाला जो लिम्ब होता है बेसिकली ये खिसक के आगे की तरफ चला जाता है, और ये यहाँ खिसक के बेसिकली यहाँ पे, अरे यार क्या हो रहा है, खिसक के बेसिकली यहाँ पे वो आ जाती है, इस तरह से आ जाती है। और फिर जो फोर्स कंप्रेसिव फोर्स होती है जब और बढ़ती जाती है, तो होता क्या है, जो लिम्ब ऊपर वाली होती है वो बेसिकली नीचे वाले लिम्ब से टूट के अलग हो जाती है। क्या होती है, टूट के अलग हो जाती है। और यही जो टूटी हुई लिम्ब होती है उसे बेसिकली क्या कहा जाता है, आपका क्या कहा जाता है, उसे ही बेसिकली आपका नैपेज कहा जाता है, ठीक है। तो बट व्हेन द कंप्रेसिव फोर्स इज इंक्रीज फर्दर, वन लिम्ब ऑफ द रिकम्बेंट फोल्ड जो होता है वो फॉरवर्ड स्लाइड कर जाता है और उसको ओवरराइड कर जाता है दूसरी वाली फोल्ड को। और इसी प्रोसेस को जो ओवरराइड आगे निकल के जो ओवरराइड कर जाता है ऊपर वाली फोल्ड आपकी लिम्ब जो होती है, उसी प्रक्रिया को थ्रस्ट कहा जाता है। और जो प्लेन होती है जिसके अलॉन्ग ये जो थ्रस्ट ये लिम्ब फॉर्म होती है आगे वाली जाके उसके ऊपर बैठती है, उसे बेसिकली थ्रस्ट प्लेन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लिम्ब आपकी थ्रस्ट होके बाहर लिम्ब जो आपकी होती है जो आगे निकल के दूसरे प्लेन के ऊपर जम जाती है, रख जाती है, उसी को बेसिकली ओवर थ्रस्ट फोल्ड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, व्हेन द कंप्रेसिव फोर्स बिकम सो एक्टिव, यानी और भी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो लिम्ब ऑफ द फोल्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, लिम्ब ऑफ द फोल्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है उसके फोल्ड के बेसिकली एक्सिस से। और क्या होता है, कई बार वो सेवरल किलोमीटर थ्रोन हो जाता है, कहीं बगल में चला जाता है, कई बार वो कई किलोमीटर आगे थ्रोन हो जाता है, ठीक है। तो इसी ब्रोकन लिंक को क्या कहा जाता है, नैपे कहा जाता है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक जितना मैंने आपको आज पढ़ाया वो सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार आप बुक से भी पढ़ने का प्रयास करना, तो चीज़ें जो होंगी आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। अगले क्लास के अंदर हम फॉल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक आप हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। प्लस हमें फीडबैक भी प्रोवाइड करते रहें जिससे हमें इम्प्रूव करने में मदद मिले। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जय हिंद।